दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक सर में। कल के वीडियो में आपको हमने बताया था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप जाइए और पहले उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम जो ऑनलाइन बैच चालू किए हैं प्रयोगशाला परिचारक के अलावा, जिसमें भी पीसीबी पूछा जाता है, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और यह जो बैच चल रहा है बिल्कुल निःशुल्क बैच चल रहा है। ओके, तो चलिए आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है डीएनए और आरएनए। तो समझिएगा कि डीएनए और आरएनए क्या होता है, ठीक। तो हमने आपको कोशिका के चैप्टर में बताया था कि डीएनए आरएनए कहाँ पाया जा रहा था। तो याद रखना है आपको, वो न्यूक्लियस में पाया जा रहा था। कहाँ पाया जा रहा था? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर में एक द्रव्य रहता है, अम्ल रहता है। न्यूक्लियस के अंदर में एक द्रव्य रहता है, अम्ल रहता है, जिसे बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लिक एसिड। और उस न्यूक्लिक एसिड में मुख्य रूप से दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। कितने कंपोनेंट्स? दो कंपोनेंट्स। उस न्यूक्लियस के अंदर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। क्या पाया जाता है जी? न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसमें मुख्य रूप से आज जो आपको बताने जा रहे हैं, एक का नाम है डीएनए। क्या नाम है? डीएनए। और एक का नाम है आरएनए, ठीक है। सर अब डीएनए और आरएनए क्या होता है? तो नाम सुने होंगे आप लोग, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, जीन, डीएनए सुने होंगे। डीएनए टेस्ट कराना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, गुणसूत्र आपको बताया है हमने पुराने वीडियो में कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सोमेटिक क्रोमोसोम्स और एक होता है सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, ठीक है, लिंग निर्धारण वाला, और एक दैहिक वाला, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आपको समझ में आएगा कि गुणसूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसमें समझिए कि डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, आरएनए का क्या नाम है? तो याद रखना है आपको, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, ठीक। अब समझते हैं सबसे पहले हम डीएनए को। चलिए बोलिए, तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बोलो तो। और बोलो तो। ठीक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसके बारे में सबसे पहले समझिए कि ये जो डीएनए है, इसे सबसे पहले इसका अवलोकन किया गया। तो कोई तो होगा ना, इसको डीएनए छ करके कैसे कोई बोल देगा? कोई तो होगा ना, ठीक। तो एक थे भाई साहब, वैज्ञानिक महोदय, ठीक। उनका नाम है, जिन्होंने इस डीएनए को अवलोकन किया, सबसे पहले बताया कि ये डीएनए है, ठीक। लेकिन वो बता के छोड़ दिया ना, ठीक, बता के छोड़ दिया। और बता के छोड़ देना को मतलब आज बता के छोड़ा, मतलब कब बता के छोड़ा? कल। कब बता के छोड़ा? कल, ठीक है। तो याद रखना है सबसे पहले इसका अवलोकन किसने किया? किसका अवलोकन? डीएनए का अवलोकन किसने किया?
तो नाम है उनका कार्लसबर्ग। क्या नाम है जी? कार्लसबर्ग, कार्लसबर्ग या कार्लसबर्ग। ठीक, कैसे याद रखना है? इन्होंने बताया कि डीएनए नाम का ये चीज होता है जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर में पाया जाता है। कब बताया? आज बताया। लेकिन तुम पढ़ रहे हो कब? अभी। तो मतलब कब बताया? कल बताया। आज मैं पढ़ा रहा हूं, कल वीडियो देखोगे। कब पढ़ाया? कल पढ़ाया। ठीक, लेकिन जन्म तो दिया ना भाई। बताया मतलब उसका क्या किया है? वो बॉर्न किया है। और बॉर्न करना मतलब जन्म देना। तो डीएनए शब्द को अवलोकित किसने किया? तो काल बताया और बर्न किया। ठीक है, काल बता के बॉर्न किया, मतलब काल बता के जन्म दिया। तो इसलिए याद रखना है कार्लसबर्ग। क्वेश्चन आ सकता है ना। ठीक, क्या आ सकता है? क्वेश्चन। तो याद रखना है सबसे पहले डीएनए शब्द को अवलोकन किसने किया? तो किसने किया? कार्लसबर्ग ने किया। ठीक, अब एक चीज और याद रखना है, कार्लसबर्ग ने बता के छोड़ दिया कि डीएनए होता है न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन क्या काम करता है, कैसी संरचनाएं हैं, इस चीज़ों को इन्होंने नहीं बताया। तो इस चीज़ों को किसने बताया सर? ठीक, तो याद रखना है आपको। ठीक, तो क्या नाम याद रखना है? तो इसका जो सिद्धांत अगर किसी ने दिया है तो उसका नाम है क्रिक एंड वाटसन। क्या नाम है? क्रिक एंड वाटसन। क्या नाम है जी? क्रिक एंड वाटसन। अब इसके लिए अब क्या बताए ट्रिक? ये तो याद ही होगा, बचपन से सुने जा रहे होंगे आप लोग। नहीं सुने हैं? सुने ही होंगे आप। ठीक है, किसने दिया है? क्रिक एंड वाटसन ने। क्या दिया? मॉडल को दिया है। कौन से मॉडल को? डीएनए के मॉडल को किसने दिया बोले तो? क्रिक एंड वाटसन ने दिया। ठीक, ओके है कि नहीं? ठीक, कब दिया सर? कब दिया? तो अब समझो किसी ने बता के छोड़ दिया ना। ठीक, तो जब तुम किसी ने बता के कल के डेट में छोड़ा तो अब आप उसको रेडी करोगे। ठीक, आपको सिद्धांत देना तो ऐसी तो नहीं दे दोगे, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मॉडल प्रस्तुत करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब विकट 3-5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3-5 करना पड़ेगा। लेकिन वैज्ञानिक लोग 3-5 नहीं करते, उन लोग उल्टा करते। हमको कुछ चीज़ मिल गया तो हम पूरा उसको खोल खुला के 3-5 कर देंगे। लेकिन वैज्ञानिक लोग खोल खुला के उसको 3-5 नहीं करके 5-3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 5-3 कर देते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कब दिया? तो 1953 में दिया, 5-3 में दिया। क्या किस में दिया? 1953 में दिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। कब दिया? इस क्रिक एंड वाटसन ने इस सिद्धांत को, इस मॉडल को, डीएनए के मॉडल को किसने दिया है? क्रिक एंड वाटसन ने। कब दिया? 1953 में। 5-3 करके दिया। आप लोग 3-5 करते हैं, इन्होंने क्या किया है? 5-3 किया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक, अब याद रखना है ना आपको। ठीक, क्या याद रखना है जी? तो मैंने बोला था, ठीक, जब नवा चीज को लाओगे तो कितना साल इंतजार करना पड़ेगा। कुछ उसमें भाई इनाम कब मिलेगा, पुरस्कार कब मिलेगा, नोबेल प्राइज कब मिलेगा? जब उसके बारे में लोगों को पता चलेगा, उसके बारे में लोगों को समझ में आएगा और बोलेगा कि नहीं, क्रिक एंड वाटसन ने बहुत अच्छा काम किया। 2-4 लोगों को बोलने से कुछ चीज़ होगा जी? नहीं होगा ना। तो उसको उन्होंने अच्छे समझाया और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर उसे प्रस्तुत किया और उनकी इस सफलता को नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो नवा काम करोगे तो कितना साल लगता है बताया था, याद करो। और 9 साल लगता है। कितना साल लगता है? 9 साल। ठीक है, तो बताओ तो 1953 में 9 साल जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1962। कितना हो जाएगा? 1962 में। याद रखिएगा, इन्हें क्रिक एंड वाटसन को नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज के लिए?
डीएनए मॉडल के लिए क्रिक एंड वाटसन का मॉडल, डीएनए का जो मॉडल दिया गया उन्हें क्या मिला है? नोबेल प्राइज। कब मिला? 1962 में। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब समझिएगा जो डीएनए है सर वाकई में होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है जी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, लेकिन इसका काम क्या होता है सर? क्या काम होता है भाई? तो याद रखना है यही डीएनए है जो आपके शरीर में आपके किसी माता पिता या पूर्वज का कुछ ना कुछ निशानी लेकर आता है। ये डीएनए जाके बताता है कि तुम्हारे दादाजी का ऐसा ऐसा चेहरा था, तुम्हारे दादाजी का ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो सोमैटिक सेल्स है वो आपके बॉडी में भी ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको डीएनए का कार्य क्या है सर? तो सूचनाओं को, किसको जी? सूचनाओं को क्या करता है? तो स्थानांतरित करता है। क्या करता है? स्थानांतरण करने का काम अगर कोई करता है तो कौन करता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके है कि नहीं है? चलिए डीएनए का तो ये कॉमन चीज़ें आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, आरएनए को समझिएगा कि इसका कार्य क्या होता है। आपको मैंने कोशिका के चैप्टर में बताया था राइबोसोम। क्या बताया था? राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबो मतलब राइबोसोम ही है ना भाई, राइबोसोमल ही है ना वो। ठीक, तो याद रखना है आपको ये जो है आरएनए का काम क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण करना। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए इसका ये बेसिक नॉलेज है। चलिए देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अंदर में क्या भरा हुआ है? द्रव्य भरा हुआ है, जिसे आप क्या बोलोगे? न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन आ सकता है ना, न्यूक्लियस के अंदर में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में न्यूक्लिक अम्ल। ओके है, ठीक है। अब इस जो न्यूक्लियस इसको ऐसे करके क्या करोगे? बीच से अलग करोगे तो उसमें से क्या क्या निकलेगा? इधर से डीएनए, इधर से आरएनए। ओके है, प्रोटीन भी निकलता है, बताया था नहीं बताया था? ठीक है, ये सब चीज़ें निकलेगा। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए। ये डीएनए का क्या नाम है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। काम क्या है इसका? तो सूचनाओं का स्थानांतरण करना। ठीक है, उसके बाद हमने बोला इस डीएनए को सबसे पहले अवलोकन किसने किया? कार्लसबर्ग ने। ठीक, लेकिन इसका सिद्धांत, इसका मॉडल किसने दिया? क्रिक एंड वाटसन ने। कब दिया? 3-5 ना करके 5-3 करके दिया। फिर 9 साल बाद उनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। कब? 1962 में। कोई दिक्कत है? आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, एक चीज और इसी में समझ लीजिए, डी या डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। डी मतलब डबल समझिए। क्या समझिएगा? डबल समझिए। क्या समझिएगा? डबल। डाई या डी मतलब डबल, इसलिए इसमें आपको याद रखना है इसके जो कुंडली रहता है दोहरी संरचना रहता है। क्या रहता है? दोहरी कुंडलित संरचना। कौन रहता है? डीएनए। इसी डी से ही याद रख लेना ना। और ये जो क्रिक एंड वाटसन का जो मॉडल था ये कौन सा था? दोहरी कुंडलित संरचना थी, है ना? ठीक है, कितने थे जी? दोहरी कुंडलित संरचना। ओके है, पेयर हेलिक्स। ओके है कि नहीं है? बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ओके, बट ये जो आरएनए होता है ये दोहरी नहीं, क्या रहता है? सिंगल। क्या रहता है?
सिंगल संरचना रहता है। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। दोहरी संरचना किस में पाई जाती है? तो डीएनए में। किस में? डीएनए में। आरएनए में सिंगल संरचना। ओके है कि नहीं है, बताइए। आपको हमने बताया ये जो है डीएनए और आरएनए के बारे में। किसके बारे में? डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक, तो बताइए तो ये स्ट्रक्चर कहां से निकला होगा जी? न्यूक्लियस से निकलेगा ना भाई। किससे निकलेगा? न्यूक्लियस से। कहां से निकलेगा? न्यूक्लियस से। इसी न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक, जब इसे खोल के देखोगे तो डीएनए, आरएनए, ठीक, गुणसूत्र, जीन सब कहां से मिलेगा? उस न्यूक्लियस से मिलेगा, ठीक है। जब इस न्यूक्लियस को ऐसे करके खोले, अलग किए, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जीन, गुणसूत्र। सर एक गुणसूत्र क्या है सर? क्या है सर गुणसूत्र? तो नाम सुने होंगे आप लोग, सेल डिवीजन। क्या सुने हो? सेल डिवीजन सुने हो? सेल डिवीजन की जब आप कभी देखे होंगे या पढ़े होंगे तो समझिएगा, सेल डिवीजन के लिए सबसे प्रमुख जो चीज होता है वो क्या होता है? तो याद रखना है आपको, गुणसूत्र। लेकिन गुणसूत्र उसको अलग नहीं करता है ना, याद रखना। गुणसूत्र किसे बोलते हैं समझिए। कोशिका विभाजन के दौरान, किस टाइम पे? कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन, कौन सा जी? क्रोमैटिन अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। और जब अलग होए क्रोमैटिन, जब एक दूसरे के साथ संकुचित होना चालू करते हैं, क्या होना चालू करते हैं? संकुचित होना चालू करते हैं, तो कुछ एक्स, ऐसे वाला एक्स संरचनाएं बना देता है। क्या संरचना बना देता है? एक्स संरचना बना देता है। और इसी एक्स संरचना को आप क्या बोलते हो? क्रोमोसोम बोलते हो। क्या बोलते हो? क्रोमोसोम बोलते हो। एक क्रोमोसोम कैसे बना, समझ में आ रहा है? कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिन एक दूसरे से अलग होने के तत्पश्चात एक दूसरे के साथ संकुचित होना चालू करते हैं। तो संकुचित होंगे तो वो उसकी जो आकृति कैसे बन जाती है? एक्स आकृति बन जाती है। उसी को क्या बोलते हैं आप? गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। और ये जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होता है, आपको हमने बताया था 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक जो टाइप है जिसका नाम हमने बताया था आपको दैहिक, क्या बताया था? दैहिक गुणसूत्र। और एक का नाम क्या था जी? क्या नाम था? लिंग निर्धारण। क्या नाम था? लिंग निर्धारण गुणसूत्र। आपको बता दिया था इसके बारे में, ठीक है। याद रखना है, टोटल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितना रहता है? 23 पेयर। कितने पेयर? 23 पेयर। अर्थात नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स टोटल 46। ये जो दैहिक गुणसूत्र है इसमें मतलब 22 पेयर। कितने पेयर? 22 पेयर पाए जाते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र है इसमें कितने? 1 पेयर पाए जाते हैं। ये जो 22 पेयर पाए जाते हैं ना, इसी 22 पेयर के कारण आपका शरीर अच्छे से डेवलप हो पाता है। आपके शरीर में आपके पूर्वजों का जिनका डीएनए, जिनका गुणसूत्र आप पर मैच करता है, वो इसी के अनुसार करता है, सोमैटिक सेल्स के अनुसार, सोमैटिक क्रोमोसोम्स के अनुसार का। कैसे पता चलता है डीएनए टेस्ट में? डीएनए टेस्ट सुने होंगे। कैसे पता चलता है कि ये जो है बच्चा, इसके पिताजी ए हैं? कैसे पता चलता है? तो समझिए इसी प्रक्रिया के अनुसार पता चलता। जितने सेल्स हैं, जितने सेल्स, असंख्य सेल हैं आपके बॉडी में, और हर सेल्स के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए, आरएनए पाया जाता है। तो कभी याद रखिएगा, अगर वो बच्चा होएगा तो उसका डीएनए तो उसके में जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? जाएगा। लेकिन एक चीज समझिए, क्या कभी ऐसा सुने होंगे कि अगला व्यक्ति पहलवान है तो उसका बच्चा भी पहलवान होगा? क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? तो समझिए, उसका डीएनए जा रहा है, ना कि उसका मसल जा रहा है। मसल जा रहा है। अगला व्यक्ति रनिंग वाला है, बिकट दौड़ता है,
खिदबिद उसका बच्चा भी खिदबिद दौड़ डालेगा क्या? नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी संरचना वैसी बनी है, बाकी उसके जो रनिंग प्रोसेस थोड़ी बना है यार। ठीक है, तो डीएनए टेस्ट से इन्हीं कारण, सोमेटिक सेल्स के कारण पता चलता है कि ये फलाने का पुत्र है। ओके है, ठीक। समझिए, लिंग गुणसूत्र तो आपको बता दिए थे, और इसी डीएनए के मतलब इसी क्रोमोसोम्स के इसी गुणसूत्र के डिफेक्ट को, किसके डिफेक्ट को? डीएनए के डिफेक्ट को, गुणसूत्र के डिफेक्ट को, या फिर क्रोमोसोम्स के डिफेक्ट को सिंड्रोम बोला जाता है। और उस सिंड्रोम के बारे में आपको हमने भली बातें समझा दिया है, बता दिया था हमने। ठीक है, इसमें अगर गड़बड़ आया, क्रोमोसोम्स की संख्या में ऊपर हुआ या नीचे हुआ, तो वो कहानी क्या कहलाएगा? सिंड्रोम। ओके है, तो चलिए पहले इसको समझिएगा। चलिए, ये क्या है? गुणसूत्र। ठीक, कहाँ से आया बता दिया। गुणसूत्र ना, अब गुणसूत्र को ऐसे पकड़ के खींचोगे, क्या करके खींचोगे? पकड़ के। एक वैज्ञानिक आया जिन्होंने गुणसूत्र को, एक्स क्रोमोसोम्स को ऐसे पकड़ के खींचा। तो जब पकड़ के खींचोगे तो ये ऐसे करके नहीं खींचाएगा जी। कैसे खींचाएगा भाई? जब इसको ऐसे करके खींचोगे, स्प्रिंग है एक तो है, उसको ऐसे करके खींचोगे तो पहले एकदम करके नहीं हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? होएगा कि नहीं होएगा? ठीक है, तो जब इस कंडीशन में हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं अपन? डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। लेकिन जब इस डीएनए को फिर से पकड़ के खींचोगे, ठीक है, फिर से पकड़ के खींच दिए, तो कैसे कंडीशंस में आ जाएगा? ऐसे ऐसे ऐसे। कैसे आ जाएगा? ऐसे ऐसे ऐसे। और इसी को आप क्या बोलते हो? जीन बोलते हो। क्या बोलते हो? जीन बोलते हो। ओके है, चलिए पहले गुणसूत्र को पकड़ के खींचे तो डीएनए, डीएनए को पकड़ के खींच दो जीन। ओके है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है, समझिएगा, है ना। ये जो जीन है इसी का काम होता है, कुल मिला के सब क्या है? गुणसूत्र है। गुणसूत्र ही क्या है? डीएनए है। जीन ही क्या है? डीएनए है। ये जीन किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाया जाता है। सब इसके छोटे छोटे रूप है ना, लेकिन है तो क्या? डीएनए ही है। ठीक, तो समझिएगा जो जीन है, यही जीन देखे होगे ना भाई, सोनपरी देखे हो जी? हैं ऐसे करके ऐसे 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 करते हैं, जीन आ जाते हैं। बोलिए क्या मैं मदद कर सकता हूँ? ठीक है, जाओ मेरा एक बोरा गेहूं को आटा पिसवा के लेके आओ। ठीक है, वो जीन कहाँ चले जाता है? आटा पिसवाने। जाओ मेरे लड़का को तालाब घुमा के लेके आओ, तालाब घुमा के ले आओ। तो इसमें भी जीन मतलब क्या काम कर रहा है वो? ठीक है, आदान प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक, ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो याद रख रहे हैं, जीन है वही आपके बॉडी में पाया जाता है जो कि सूचनाओं को स्थानांतरण करता है। कौन स्थानांतरण करता है? जीन। जीन बोल दो कि डीएनए बोल दो कि क्रोमोसोम्स बोल, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी बताया हूं ना। ठीक, अब याद रखना है जो डीएनए है भाई साहब, सबसे पहले कहाँ पाया जाता है बताया? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के अलावा और कहीं पाया जाता है सर? यस, पाया जाता है। यस, पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है आपको, सबसे पहले ये और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। साथ ही साथ कभी देखे होंगे पेड़ पौधों को, ठीक है, अगर पेड़ पौधों में डीएनए नहीं होता, ठीक, तो समझिए बरगद के जगह आमा निकल जाता। नहीं निकलता। अब बरगद के पेड़ को बताएगा, देखो बरगद साहब, आपका जो बच्चा होएगा वो क्या होना चाहिए? बरगद ही होना चाहिए। आम को बताएगा कि आपका बच्चा आम ही होना चाहिए, ना कि अमरूद। ठीक, तो उसमें भी डीएनए तो होगा ना भाई। तो कहीं ना कहीं याद रखना है आपको, क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। कहाँ कहाँ बोला मैं? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन ये याद रखना है ना, कम मात्रा में पाया जाता है।
कम मात्रा में पाया जाता है इसीलिए, नहीं तो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एकदम खुश हो, मेरे पास डीएनए है, मैं तो सबको कर दूंगा। समझ में आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट बोलता है एकदम गुस्सा जाता हूँ, मैं क्लोरोप्लास्ट, मेरे पास डीएनए है, सब कम कम दिया गया इन लोग को, ठीक है, नहीं तो इतरा जाएंगे। समझ में आ रहा है भाई? दो डीएनए जिसके पास आ गया, मान के चलो न्यूक्लियस के पास भी डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर में, और आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं मार जाएगा, है कि नहीं? मेरा डीएनए अच्छा है, मेरा डीएनए अच्छा है। इसलिए जो भी बनाया गया बड़े ही सोच समझ के बनाया गया है। ओके है कि नहीं? अब समझिए, ये जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में कितनी संरचनाएं दिखाई दे रही जी? कितनी कुंडली संरचना दिखाई दे रही है? दोहरी परत या दोहरी कुंडली संरचना, या इसी को बोला जाता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किस में बनता है? तो डीएनए में बनता है। अब इसके बीच में देखो, ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो पॉइंट जो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इसके बीच, दोनों हेलिक्स के बीच की जो दूरी रहती है, ठीक है, तो कितना रहता है? तो याद रखना है आपको, 34 एंगस्ट्रॉम रहता है। कितना रहता है? 34 एंगस्ट्रॉम रहता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक कि नहीं है? नहीं है ना? ठीक है, ओके है। ये अब समझिएगा कि डीएनए के बेसिक चीज़ें आपको हमने बता दिया है, ठीक। अब समझते हैं कि ये जो डीएनए है, इससे में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ठीक। जब कुछ तत्व पाए जाएंगे तभी तो दोहरी कुंडलित संरचना बनेगी, डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड बनेगा, ठीक है, नहीं समझे? ठीक। तो कौन कौन सी इसमें प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, प्रमुख चीज़ें पाई जाती है, समझिएगा, ठीक है। तो डीएनए में सबसे पहले आपको याद रखना है, शर्करा पाया जाता है, शर्करा अर्थात शुगर पाया जाता है। फिर याद रखना है आपको नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। फिर याद रखना है आपको फास्फोरिक अम्ल। क्या याद रखना है? फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, SNP। क्या पाया जाता है? SNP, ठीक। SNP याद रख लीजिएगा। क्या याद रख लीजिएगा? ठीक है, ज़्यादा है तो डीएनए के अंदर में सनप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सनम, सनम नहीं रे, सनप, ठीक है। पता चल डीएनए हमारी सनम है, सनम नहीं है दादा, सनप है, ठीक। क्या है? सनप। डीएनए मतलब सनप, ठीक। डीएनए मतलब सनप, सनम नहीं ना, ठीक। एस फॉर शुगर, एन फॉर नाइट्रोजिनस बेस एंड पी फॉर फास्फोरस। तीन प्रमुख चीजें पाई जाती है किसके अंदर में? डीएनए के अंदर में, ठीक है। तो समझिए, ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक, ये जो फास्फोरिक अम्ल जो है, ठीक है, फास्फेट सुने होंगे, जब एक संरचना बनती है साइड साइड में फास्फेट जुड़े रहता है, ठीक है। क्या जुड़े रहता है? फास्फेट। ये जो शुगर जो रहता है, ये जो शुगर है ना, इसमें पेंटोज शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा, ठीक। अब आपको समझ रहे हैं नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार में दो प्रकार के चीज पाया जाता है। कौन से प्रकार के चीज? दो प्रकार के चीज, ठीक। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरीमिडीन। क्या होता है? पिरीमिडीन और एक होता है प्यूरीन। तो याद रखना है, इस प्यूरीन में जो नाइट्रोजनी क्षार है, वो टोटल मतलब डीएनए नाइट्रोजनी क्षार, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस कितने होते हैं? 4। तो 2 इधर पाए जाते हैं और 2 इधर पाए जाते हैं, टोटल 4। इसमें जो बना हुआ है सब में, है ना, सबका जोड़ा बनता है जी, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो प्यूरीन मतलब होता है प्योर। क्या बोला मैं? प्योर, ठीक। जब आप शादी करेंगे, क्या करेंगे? शादी करेंगे, और आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ
ठीक है, मस्त उसका आदत व्यवहार बिना छल कपट वाला है, प्योर। क्या है? प्योर। तो आप क्या बोलोगे? ए जी आप बहुत प्योर हो जी, क्या बोलोगे जी? ठीक है, लेकिन ए जी का मतलब ऐसे मत समझिए। अगर कोई महिला किसी को एजी बुला रही है, उसके मन में अगर प्योर नहीं है ना, लड़का प्योर नहीं है, तो लोगों के सामने दिखाने के लिए एजी का मतलब होता है अबे गधा। ठीक है, अबे गधा यहाँ आवा। ठीक है, लेकिन आपका हस्बैंड अगर प्योर अच्छा है, आदत व्यवहार से प्यूरिन है, तो बोलेगी एजी। ठीक है, आप लोग क्या बोलोगे नहीं पता, क्या बोलोगे? भेजी ऐसा बोलोगे क्या? ठीक है, एजी याद रखना है इसमें आपको। ठीक है, तो कौन सा पहला नाइट्रोजनी बेस? ए एंड जी। याद होगा कि नहीं हो? प्यूरिन से एजी, प्यूरिन से एजी। ठीक है कि नहीं है? ठीक, अब आपको याद रखना है पिरीमिडीन से। किससे? पिरीमिडीन से। ठीक, क्या होता है सर? तो याद रखना है आपको टी एंड सी। क्या याद रखना है जी? टी एंड सी। ठीक, क्या याद रखना है? टी एंड सी। ठीक, ओके, ए जी एंड टी एंड सी। बट दोनों का जब बॉन्ड बनेगा, ठीक, तो याद रखना है आपको सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड में यूज्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जब दोनों जुड़ेंगे तो किसके कारण जुड़ते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ओके है कि नहीं है? ठीक, ओके है ना कि नहीं है? बताओ। ठीक, तो चलिए आपको समझना है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये अगर किसके साथ जुड़ेगा बताओ? अपने चपने वाले के साथ थोड़ी जुड़ेगा ना। ठीक, तो किसके साथ जुड़ेगा? टी के साथ। तो जब टी के साथ जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक, पहले आएगा तो कम, और जब बाद में आया जी, जब किसके साथ जुड़ेगा? सी के साथ जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ये पहले आया तो डबल बॉन्ड, ये बाद में आया तो ट्रिपल बॉन्ड। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? है कोई दिक्कत है? ठीक, ज्यादा है तो याद रख लेना, एती आगा चंदू। क्या याद रख लेना? एती आगा चंदू। ठीक, क्या याद रखोगे? ठीक है ना भाई? ये दे ए टी आगा, ये दे गा चंदू। ठीक, अब आप लोगों वाले का कहीं नाम चंदन होगा तो चंदन बोल देना, या फिर चश्मिश होगा तो चश्मिश बोल देना, है कि नहीं? या फिर चुनरी लाल होगा तो चुनरी लाल बोल देना। ठीक है, ठीक, एती आ गा चंदू, एती आ गा चंदू। कोई दिक्कत है? ठीक, ठीक है जी। ठीक, चलिए बताइए, तो प्यूरिन में कौन कौन पाया जाएगा? एजी। क्यों? क्योंकि प्योर है हमारा वाला। हमारा वाला क्या है? प्योर है, तो हम उसे प्यार से क्या बोलेंगे? एजी। और गुस्सा से अबे गधा। ठीक, और पिरीमिडीन, कौन सा मिडीन? पिरीमिडीन अगर है तो आपको याद रखना है तीसी। क्या याद रखना है? तीसी। ठीक है, और जब चारों को याद रखना है तो एती आगा आ गा चंदू ऐसे कर देना। कैसे कर देना? एती आ गा चंदू। हुआ याद कि नहीं हुआ? क्यों भाई? क्यों सर ऐसा क्यों? तो डीएनए को भाई भेजोगे ना, सूचना स्थानांतरण करने की एक जगह मैं डीएनए नहीं जाएगा, एती आगा तो जाना है चंदू, इसलिए एती आगा चंदू। हो गया याद कि नहीं हुआ? बताओ, कोई दिक्कत है? चलिए बोलिए,
नाइट्रोजनी क्षार में प्रमुख रूप से कितने? दो में मतलब पहला प्यूरिन, दूसरा पिरीमिडीन। पहला प्यूरिन, दूसरा पिरीमिडीन। प्यूरिन में प्योर कौन सा? Ag। और पिरीमिडीन में Tc। चारों को बोले तो एति आगा चंदू। ठीक है, A T और G C। ओके, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस में पाया जाएगा? AT में। ठीक, और गचंदू में क्या पाया जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्यों भाई? गा है और चंदू है। चंदू मतलब नाम भी हो सकता है और चंदुआ भी हो सकता है, इसलिए 3 ऑप्शन। नहीं समझे? गा मतलब तुम्हारा कोई होगा, चंदू मतलब नाम भी हो सकता है, तो एक ठो काहे छोड़े? वो चंदू नाम भी हो सकता है, चंदुआ भी हो सकता है, इसलिए 3 बॉन्ड हो जाएगा। याद कौन सा बॉन्ड काम करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। चलिए, अब आपको हमने बताया था कि डीएनए में कितनी कुंडली संरचना पाई जाती है? दोहरी कुंडली संरचना पाई जाती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके है, तो ए दिखाई दे रहा होगा आपको, एक लाइन ए दे, दिखाई दिया क्या? एक हुआ, इधर देखो, दो हो गया, एक और दो नहीं हुआ जी? आई हो गया ना? तो चलिए अब समझिए, इसके बीच की दूरी भी पूछा जाता है ना बेटा। ठीक, चलो अब तो लो तो पहले इसको लगाओ, तो नाइट्रोजनी क्षार इसी में जुड़ता है ना। ठीक, तो चलो भला, यहाँ पे मैं ए लगा रहा हूं तो यहाँ पे क्या लगाएगा? चलो यहाँ पे जी लगाया तो अब समझ में आ रहा है? चलो लगाते जाओ, ए टी जी सी। कई बार इसको पलट भी सकते हो। चलो तो भला, टी ए सी जी, ए टी जी सी। बहुत आसान है सर। नहीं, ठीक नहीं है? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए अब समझिएगा, आपको ये चीज़ बताने वाला हूं मैं। ठीक, चलो, हमने बोला ये जो दोहरी कुंडली संरचना है, क्या है? दोहरी कुंडली संरचना। ठीक, तो दोहरी कुंडली संरचना के बीच की दूरी बताओ। दोहरी कुंडली संरचना मतलब बीच की दूरी कौन सा कहलाएगा? बताओ तो मेरे को। दोहरी कुंडली संरचना के बीच की दूरी कौन सा कहलाएगा? ए आपका सेंटर है, क्या है? सेंटर है। ए आपका क्या है? सेंटर है। ए क्या है? सेंटर है। ए क्या है? सेंटर। तो बीच की दूरी बोले तो पूरा को थोड़ी बोलोगे ना, बीच की दूरी जहां पे मतलब जुड़ेगा। तो चलिए बताइएगा, यहां से यहां तक बोल रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा आपका? दोहरी कुंडलित संरचना के बीच की दूरी कितना होता है सर? बोलो। तो याद रखना है, पहले बताया था ना भाई, ऐसी करके खींच दिया था। कितना बताया था? 34 एंगस्ट्रॉम। पूछता है क्वेश्चन में ना, ध्यान से। बड़ा दिखाई दे रहा है जी? दिखाई दे रहा है बड़ा? तो याद रखना है यार, बड़ा दिखाई दे रहा मतलब 34 बड़ा दिखाई दे रहा है। अब चलिए बोलिए, अगर क्वेश्चन पूछे 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितना होगी? ये तो कुंडलित संरचना की दूरी है ना, तो 2 नाइट्रोजन क्षार कौन? ए और ए, इसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो याद रखना है, इसके बीच की दूरी ना 2 नाइट्रोजन हो गया। ठीक, तो 2 नाइट्रोजन के बीच की दूरी, तो याद रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस दूरी को देख लो, 34 है, इसी के बीच में ऐसा करके टुकल लगा देना। कैसे लगा देना? टुकल। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। बताओ कितना सरल है। ठीक, चलिए अगर पूछ दे कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी, किनके बीच की दूरी पूछेगा क्वेश्चन भाई, कि एडेनिन एंड थाइमिन के बीच की दूरी क्या होगी? तो याद रखना है आपको, तो 20 एंगस्ट्रॉम। चौड़ाई भी पूछ सकता है या दूरी भी पूछ सकता है। ठीक है, इसकी लंबाई पूछेगा ना, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई या दूरी कितनी है? बताओ, कोई दिक्कत है? चलो क्वेश्चन आया, 2 कुंडलित संरचना के बीच की दूरी 34, 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी, एडेनिन और थाइमिन के बीच की दूरी,
चलिए आपको ये नहीं बताया ना, ए का मतलब क्या होता है तो याद रखना है ना भाई, ठीक है, इसको ध्यान से सुन लो, ठीक है, पता चले एतियाग चंदू लिखाइच कर रहे हो, गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए फॉर एडिनिन, क्या एडिनिन, ठीक। जी फॉर गुआनिन, ठीक। टी फॉर थायमिन, कौन सा मीन, थायमिन। और सी फॉर साइटोसिन। बताओ जी कोई दिक्कत है, नहीं है ना, यहीं पे ध्यान रख लेना। सेम चीजें आरएनए में भी पाया जाएगा, सेम चीजें, परंतु 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 कौन सा तू, ठीक, परंतु एथाइमिन के जगह ना, किसके जगह, एथाइमिन के जगह अगर आपको दिखाई दे दे यूरेसिल, क्या दिखाई दे दे, यूरेसिल, तो याद रख लेना वो किसका बना होगा, आरएनए का होगा। किसका होगा, आरएनए का। क्वेश्चन विकट बार आता है ना, ठीक। डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार को अलग कर देने से, उसमें यूरेसिल जोड़ देने से क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आरएनए। किसके एक्सचेंज से आरएनए बनता है, तो थायमिन के एक्सचेंज से। कौन आ जाता है उसके जगह, यूरेसिल। क्या आ जाता है, यूरेसिल। क्या आ जाता है, यूरेसिल। पहले बोल रहे थे एथिआगा, क्या बोल रहे थे, एथिआगा। आप क्या बोलोगे, औगा चंदू। आप क्या बोल दोगे आरएनए में, औगा चंदू बोल दोगे, हो जाएगा याद, औगा चंदू, ठीक है, औगा चंदू हो जाएगा। ओके है जी कि नहीं, चलिए ये समझ में आया क्या, ठीक है। चलिए ये डीएनए की कौन सा मॉडल है, तो डबल हेलिक्स मॉडल, या इसी को दोहरी कुंडलित संरचना भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेलिक्स मॉडल या फिर दोहरी कुंडलित संरचना। बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं है दिक्कत। चलिए एक बार रिपीट मारिए। डीएनए के अंतर्गत 3 प्रमुख चीजें पाई जाएंगी। पहला का नाम ओके, शर्करा में कौन सा शर्करा, तो पेंटोज शर्करा, ठीक। कौन सा शर्करा, पेंटोज शर्करा, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार में कितने उसके 2 ठो बेटा, नाइट्रोजनी क्षार कितने बेटे, 2 बेटे, और दोनों के 2-2 बेटे। एक का नाम प्यूरिन, एक का नाम पिरिमिडीन। प्यूरिन में प्योर एजी, पिरिमिडीन में टीसी। ओके है, ठीक है। ए फॉर एडिनिन, जी फॉर गुआनिन, सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थायमिन के जगह यूरेसिल ला देने पर क्या बन जाएगा, कितना सिंपल है सर, ठीक है। 2 कुंडलित संरचना के बीच की दूरी, 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी, एडिनिन और थायमिन के बीच की दूरी, ओके है कि नहीं, बताओ। अगर क्वेश्चन में आए इसमें से कुछ चीज तो भुलाओगे थोड़ी, नहीं भुलाओगे ना, चलिए ठीक, ओके है। चलिए तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं आरएनए के बारे में। डीएनए को हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आरएनए को समझिएगा। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है जी, राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और हमने बोला था कि राइबोन्यूक्लिक एसिड अगर जहां पे आएगा वहां पे दोहरी कुंडलित संरचना नहीं होगी। कितनी होगी, सिंगल कुंडलित संरचना, मतलब एकल संरचना पाई जाएगी। देख रहे हो एकेष्ठो, क्या दिखाई दे रहा है, एकेष्ठो। इसका कार्य क्या होता है बोला था हमने, प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या करना, प्रोटीन संश्लेषण करना। आपको याद रखना है ये जो आरएनए होता है, ठीक है, ये आरएनए 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक। सबसे पहले जो रहता है उसे बोला जाता है एमआरएनए। क्या बोला जाता है, एमआरएनए। दूसरा जो होता है उसे टीआरएनए, तीसरा जो होता है उसे आरआरएनए। अब समझिएगा कि जो एमआरएनए जो होता है इसे बोला जाता है मैसेंजर आरएनए,
tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए और rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए। ओके है। अब इनका क्या क्या काम होता है सर, थोड़ा सा बता देते तो बढ़िया था। ठीक, अब याद रखना है आपको, ये जो आपका mRNA जो दिख रहा है ना, ये mRNA जब कोई सा भी, ठीक, उधर डीएनए भेजा, ठीक, डीएनए भेजा क्या चीज को, सूचना को, ठीक, तो ये जो mRNA है ये मैसेज करता है, क्या करता है, मैसेज का, और पहचान जाता है, क्या कर देता है, पहचान। उधर से ऐसे करके डीएनए भेजा, ये ऐसे करके टुकुर 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 देखते रहता है, कौन है, mRNA। नहीं समझे, समझ गए, चलिए तो समझिए। अब ये देखते रहता है, पहचानता है। याद रखना है आपको ना, राइबोसोम्स इन द सेंस किसका निर्माण करता है, प्रोटीन्स का निर्माण करता है, ठीक है, और आरएनए किसका, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो याद रखना है सबसे पहले, तो ये किसको भेजेगा, प्रोटीन को भेजेगा, किसको भेजेगा, प्रोटीन को। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है बेटा, तो एमिनो एसिड से, किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से। तो समझिए टोटल कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो 20 अमीनो एसिड से, है ना, कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, 20 अमीनो एसिड। तो याद रखना है आपको, जो 10 अमीनो एसिड होता है, ठीक, 10 और 10 जो अमीनो एसिड होता है वो आपके शरीर के लिए अनावश्यक होता है, क्या होता है, अनावश्यक, और 10 एमिनो एसिड क्या होता है, आवश्यक होता है। तो हमारे भाई साहब बैठे रहते हैं, कौन, mRNA, देखते हैं कि कौन आवश्यक है और कौन अनावश्यक। भाई राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, लेकिन भाई उसमें कुछ आवश्यक भी होंगे और कुछ अनावश्यक भी होंगे। तो ये आवश्यक को ऐसे ऐसे देखते रहते हैं, कैसे देखते रहते हैं, टुकुर टुकुर, ठीक है, और पहचान करता है कि ये आ गया आ गया आ गया, हमारे काम का प्रोटीन आ गया, और उसको तुरंत पट ले पकड़ा, ठीक, पट ले पकड़ा और दौड़ते दौड़ते जाता है किसके पास, तो याद रखना है tRNA के पास। पहचान के किसको भेजा, आवश्यक प्रोटीन को पहचाना कौन, mRNA, और भेज दिया किसके पास, tRNA। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अब बताओ, ये पहचानेगा भी और फिर उसके बाद छोड़ने भी जाएगा पूरा एकदम, तो फिर बाकी लोग आएंगे जो अनावश्यक वाले, लौठी उठी धर के प्रोटीन लोग, और आके एकदम से मुड़ी को एकदम दर्द करेंगे, खाट खाट मारेंगे, दर्द नहीं होगा, हैं, पेट को ऐसे करके करेंगे, दर्द नहीं होगा। इसलिए पहचान करने के लिए केवल पहचान करता है। अब उसके बाद लेकर कौन जाता है, tRNA आता है इसके पास, पूछता है बताओ भाई, पहचान कर लिए, बढ़िया बढ़िया कहो, हाँ कर लियो, सब सही माल है, सब सही है, निकाल लो, ठीक है। तो कौन लेकर चले जाता है, tRNA। तो tRNA क्या कहलाता है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, परिवहन करने का काम करता है, क्या काम करता है, परिवहन करने का। चलो, पहचानेगा कौन, mRNA, उसे ट्रांसफर मतलब परिवहन करने काम कौन करेगा, tRNA, कौन करेगा, tRNA, ठीक। अब tRNA कहाँ पे परिवहन करेगा, rRNA के पास, किसके पास, rRNA के पास। और ये जो rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए जो है, ये प्रोटीन तो ऑलरेडी है, उसका क्या कर देता है, संश्लेषण कर, प्रोटीन के निर्माण में सहयोग करके उसको क्या करता है, संश्लेषण कर। भाई डायरेक्ट प्रोटीन तुमको मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा तो देखे होंगे एकाएक बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाती है, तो आदमी बहिया जाता है। तो जो प्रोटीन आपको संश्लेषित होके मिलेगा वो आपके काम का चीज रहेगा। और एकाएक सब प्रोटीन मिल जाएगा एकदम, तो फिर क्या हो जाओगे, अंदर का भूत जाग जाएगा, ज्यादा प्रोटीन दे दिया, ज्यादा प्रोटीन दे दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए बोलिए। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें कितनी संरचनाएं पाई जाती है, एकल संरचना पाई जाती है। ओके है, कौन सी संरचना पाई जाती है, एकल संरचना पाई जाती है। काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। कितने प्रकार के आरएनए, 3 प्रकार, mRNA, tRNA, rRNA। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या, चलिए समझिए। जब सर आपने वहां पे बताया था कि नाइट्रोजनी क्षार
तो इसमें भी कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाएंगे? 4। ठीक है, तो बताया था जैसे आरएनए होगा, ठीक, तो क्या बोलेंगे उसको? औगचंदु। चलो चलो भाई लिख दो, औगचंदु। किसके जगह चेंज हो रहा है? थायमिन के। चलो इसके जगह में टी कर दिया, अबे क्या बन गया? डीएनए। अब यू कर दिया, क्या बन गया? टी यू 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 टी यू। बताओ कोई दिक्कत है? चलो लगा दो फिर से। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड जो दिखाई दे रहे हैं, सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। यहाँ पे आपका सेट होंगे कौन लोग? नाइट्रोजनी बेनस लोग, ठीक है, नाइट्रोजनी बेस लोग, नाइट्रोजनी क्षार लोग। ओके है कि नहीं? चलो सिंगल दिखाई दे रहा है जी? सिंगल स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, बताइए आरएनए में कोई दिक्कत? इतने 6 आरएनए ना, इतने 6। ठीक, कार्य क्या है आरएनए का? प्रोटीन का संश्लेषण। अब आपको समझना है डीएनए चक्र कैसे बनता है। ठीक, क्या समझना है? डीएनए का जो चक्र है कैसे चलता है, डीएनए कैसे आरएनए बनता है, आरएनए से फिर कैसे डीएनए बनता है, फिर ये जो आरएनए डीएनए कैसे करके प्रोटीन को बनाता है, उसको समझिएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो डीएनए है, कौन सा? डीएनए ये रेप्लिकेशन करता है। क्या करता है? रेप्लिकेशन करता, मतलब अपना चक्र चलाता है। ठीक है, कौन सा चक्र चलाता है? तो विष्णु चक्र चलाता है। क्या चलाता है? विष्णु चक्र। किसके माध्यम से? रेप्लिकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो जब विष्णु चक्र चलाएगा तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए जाएगा तो क्या बनेगा? आरएनए। लेकिन जब आरएनए उसे फिर से रिवर्स मार देगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? डीएनए। मतलब समझ रहे हो ना? ये जो है टी और क्या था? ए और टी था, तो ये क्या बन रहा था? डीएनए। लेकिन यहाँ पे अगर यू लगा देंगे तो सेम प्रोसेस हो रहा है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, देखो इसमें इधर से जा भी रहा है और इधर से आ भी रहा है, रिवर्स हो रहा है ना। जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? आरएनए। और जब आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? डीएनए। लेकिन जब आरएनए, ठीक है, आरएनए जब ट्रांसलेशन करेगा, क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। अब यहाँ से वापस प्रोटीन आके आरएनए नहीं बना देगा, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। और आरएनए का काम ही क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण करना। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना? अब समझिएगा, ये जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड पाया जा रहा था किसमें? आरएनए में। ठीक है, उसमें भी आपके पाए जाएंगे, फास्फेट पाया जाएगा, शुगर पाया जाएगा, नाइट्रोजनस क्षार पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? अब समझना है आपको, ये जो हमारे साहब होते हैं कौन? आरएनए कहाँ पाए जाते हैं सर? तो एक कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें जो है, जो साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या रहता है? ये बिखरा हुआ रहता है। कौन? आरएनए। ठीक है, क्यों बिखरा रहता है पता है आपको? राइबोसोम्स, राइबोसोम से जुड़ा हुआ भाई कौन है? आरएनए। तब तो प्रोटीन को भेजेगा, पहचानेगा, सब करेगा, इसलिए वो कहाँ बिखरे रहता है? साइटोप्लाज्म में। और राइबोसोम्स भी कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। ओके है कि नहीं है? ओके है जी? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिपीट मारते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले देखिए, ऐसे कीजिए। ठीक, डीएनए ये है आपका न्यूक्लियस, इसमें से मैं अलग करूंगा मुख्य मुख्य चीजों को। चलो, ये डीएनए अलग हो गया, ये आरएनए अलग हो, करते जाइए ना आप भी, ज़्यादा समझ में आए। ठीक, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में कौन सा द्रव्य है? न्यूक्लिक एसिड। उसमें क्या पाया जाएगा? डीएनए, आरएनए। डीएनए कितने मुख्य उसमें तत्व पाए जाएंगे? 3। पहला बोलो शुगर, दूसरा बोलो नाइट्रोजनी बेस,
फिर तीसरा बोलो फास्फेट। ठीक, नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। पहला का नाम प्यूरिन, दूसरे का नाम पिरिमिडिन। प्यूरिन में AG और पिरिमिडिन में TC। और जब दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, पहला वाला डबल बॉन्ड बनाएगा AT, क्या बनाएगा? AT आ कहेगा, क्या कहेगा? आ। अब बुला के लाग रहा है, तीसरा बन जाएगा। ठीक है, तो गा चंदू मतलब GC। ओके, ATGC। यहां तक आपका क्या हो गया? DNA। दोहरी संरचना पाई जाती है, दोहरी कुंडली संरचना मतलब डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड या स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, उस दोहरी कुंडली संरचना के बीच की दूरी कितना होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और उस नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसमें उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। ओके है कि नहीं? ठीक, चलिए अब आरएनए में आइए। आरएनए में कितने प्रकार के आरएनए? 3 प्रकार। चलो, पहला मैसेंजर आरएनए, दूसरा ट्रांसफर आरएनए, तीसरा राइबोसोमल आरएनए। ओके है, ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड होता है और थाइमिन के जगह क्या लगा दो? यूरेसिल, तो क्या बन जाएगा? इसमें भी 4 नाइट्रोजनी क्षार। कौन कौन सा? एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। ओके है कि नहीं? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए, हंसते रहिए स्टडी विथ नायक सर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।